यस, जर्मी स्पीकिंग ओवर। जर्मी ने रागली के हाथ से माइक लेते हुए कहा, तुम्हारे क्या इरादे हैं जर्मी? ओवर। कर्नल काउट्रो ने कहा, आपको मेरे बारे में पूरी तरह इल्म है। अगर मुझे आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका मिल जाए तो मुझे यकीन है कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। ओवर। जर्मी ने मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, तुम भी आज़ादाना काम करो और मुझे अपने तौर पर रिपोर्ट दोगे। फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेना और ये भी सुन लो कि जितना मुआवजा तुम तीनों के साथ मुश्तरका तौर पर तय हुआ था, इतना मुआवजा अब अकेली पार्टी को मिलेगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि मुआवजा सिर्फ उस पार्टी को दिया जाएगा जो कामयाब होगी, दूसरी को नहीं। ओवर एंड ऑल। कर्नल काउट्रो ने कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर से एक बार फिर सीटी की आवाज बुलंद होने लगी। कर्नल लॉज ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ओके कर्नल लॉज, अब इजाजत। राकली और जर्मी दोनों ने कुर्सियों से उठते हुए कहा और कर्नल लॉज ने सर हिला दिया। फिर राकली और जर्मी दोनों कर्नल लॉज से मुसाफा करके कमरे से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते ही कर्नल ने तेजी से मेज पर रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबा दिया। यस बॉस, एक नौजवान की आवाज सुनाई दी। सुनो मर्फी, मेरे दफ्तर से एक औरत और एक मर्द निकलकर जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सड़क पर उन्हें इस तरह गोली मार दी जाए कि किसी को मालूम ना हो सके कि किसने उन्हें गोली मारी है। कर्नल लॉज ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल ने रिसीवर रख दिया। मुझसे पहले कामयाब होंगे। कामयाबी सिर्फ कर्नल लॉज के मुकद्दर में लिख दी गई है, कर्नल लॉज ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उठकर उसने ट्रांसमीटर उठाकर वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद करके दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब उसे मर्फी की तरफ से कॉल का इंतजार था ताकि उसके बाद वो इत्मीनान से इमरान और उसके साथियों को ट्रेस करे और उनके खात्मे की प्लानिंग कर सके। कर्नल काउट्रो से उसके बहुत देरीना ताल्लुकात थे और जब कर्नल काउट्रो ने कॉल करके उसे बताया कि वो वाटर पावर जैसी तंजीम का चीफ बन गया है तो कर्नल लॉज को वाकई बेहद मसरत हुई थी, क्योंकि इस तरह उसका ग्रुप वाटर पावर की सरपरस्ती में और ज्यादा तेजी से अपने कारोबार को बढ़ा सकता था। उसने कर्नल काउट्रो से इस मामले में भी बात की थी, लेकिन कर्नल काउट्रो ने उसे जवाब दिया कि वो इसके ग्रुप को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार है, बस शर्त ये कि वो वाटर पावर के दुश्मन ग्रुप का फौरी खात्मा कर दे। और फिर उसने बताया कि वो ये काम अपने ग्रुप से लेने की बजाय अपनी ज़ाती सलाहियतों को काम ले आए। उसने उसकी इमदाद के लिए राकली और जर्मी को भी साथ ही शरीक कर दिया था। लेकिन इस सारे मिशन के दौरान कर्नल लॉज को मुसलसल ये एहसास होता रहा कि अब वो इस तरह फील्ड में काम करने के काबिल नहीं रहा जिस तरह वो किसी ज़माने में करता था। अब तो वो प्लानिंग कर सकता है और अपने ग्रुप को अहकामात देकर काम करा सकता है, लेकिन राकली और जर्मी की वजह से उसे खुद हरकत में आना पड़ गया था। और फिर सबसे खराब सूरत हाल ये बन गई थी कि राकली और जर्मी दोनों से उसकी ज़हनी हम आहंगी पैदा ना हुई थी और चूंकि तीनों ग्रुप में बराबर के शरीक थे, इसलिए कर्नल लॉज उन पर जबरन अपना हुक्म भी मुसल्लत ना कर सकता था। एयरपोर्ट पर फायरिंग भी राकली और जर्मी की जिद की वजह से उसे करनी पड़ी थी। हालांकि उसके नुक्ते नज़र से इस कदर रश में बाज़ औकात मकसद भी हल नहीं होता और आदमी भी नज़रों में आ जाता है, और वही हुआ भी। वो लोग हलाक होने की बजाय सिर्फ जख्मी हुए और इन तीनों को भी बड़ी मुश्किल से वहाँ से फरार होकर अपनी जानें बचानी पड़ी। और फिर जब तक वो तीनों मिलकर कोई फैसला करते, इमरान और उसके साथी अस्पताल से ही गायब हो चुके थे। यही वजह थी कि उसने कर्नल काउट्रो से बात करके आज़ादाना काम करने का फैसला कर लिया था। उसका ख्याल था कि कर्नल काउट्रो राकली और जर्मी दोनों को फारिग कर देगा, इस तरह वो अकेला फील्ड में रह जाएगा। लेकिन कर्नल काउट्रो ने बाकायदा मुकाबला बाजी का चक्कर चला दिया था और इस तरह उसने कर्नल लॉज की तौहीन की थी। और कर्नल लॉज भला ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो कर्नल काउट्रो को कुछ ना कह सकता था, इसलिए उसने इस मुकाबलाबाजी को ख़त्म करने के लिए यही सोचा था कि उन दोनों का कांटा भी दरमियान से निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर कर्नल लॉज से पहले उन दोनों में से कोई कामयाब हो गया तो फिर वो हमेशा के लिए कर्नल काउट्रो की नज़रों से गिर जाएगा। इस तरह उसका मुस्तकबिल खराब हो सकता था। अभी वो बैठा यही बातें सोच रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। कर्नल लॉज ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल लॉज ने कहा। मर्फी बोल रहा हूँ बॉस, आपके हुक्म की तामील हो चुकी है। मर्फी ने सपाट लहजे में कहा। ओ, किस तरह? पूरी रिपोर्ट दो। कर्नल लॉज ने चौंकते हुए कहा। बॉस, मैंने 4 आदमी उनके पीछे भेज दिए थे और उन्हें कहा था कि यहाँ से काफ़ी दूर उन्हें निशाना बनाया जाए ताकि हम पर कोई हर्फ ना आ सके। वो दोनों यहाँ से इकट्ठे ही कार में निकले और आगे जाकर उस औरत ने उस मर्द को ईस्टर्न स्क्वायर के सामने उतार दिया। मेरे आगे ताकुब कर रहे थे, उनमें से 2 वहीं रुक गए जबकि 2 उस औरत के पीछे चले गए। वो मर्द ईस्टर्न स्क्वायर के एक फ्लैट में गया तो मेरे आदमियों ने अचानक उस पर हल्ला बोल दिया और साइलेंसर लगे रिवॉल्वरों से उसे छलनी कर दिया। उधर वो औरत वहां से जेड कॉलोनी की एक कोठी में गई। मेरे आदमियों में से एक उगबी तरफ से अंदर कूद गया। वहां 2 मुसल्लह अफराद पहले से मौजूद थे। वो औरत अंदर चली गई थी।
दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। जबकि वो दोनों बरामदे में खड़े थे, मेरे आदमी ने साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उन दोनों का खात्मा कर दिया। उनके चीखने और गिरने के धमाके सुनकर वो औरत जैसे ही अंदर से बाहर आई, मेरे आदमी ने उसे भी फायरिंग करके ढेर कर दिया। उसके बाद उसने बाकायदा चेकिंग की कि वो औरत मर चुकी थी। तसल्ली कर लेने के बाद वो वापस आ गए और अब मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। मर्फी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, वेरी गुड, अच्छा सुनो, तुम जैगर को मेरे पास भिजवा दो। कर्नल लॉज ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, कर्नल लॉज ने कहा और दरवाजा खुलने पर एक मकामी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर चुस्त लिबास था। आपने मुझे बुलवाया है बॉस, आने वाले ने कहा। हाँ, आओ बैठो जैगर, मैं तुम्हारे जिम्मे एक अहम काम लगाना चाहता हूँ, कर्नल लॉज ने कहा और जैगर सर हिलाता हुआ मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। सुनो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक आदमी है, अली इमरान। उसके साथ इस वक्त 3 आदमी और हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर फायरिंग से हलाक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जख्मी हो गए। उसके बाद मालूम हुआ कि उन्हें इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन वहां से पड़ताल करने पर मालूम हुआ है कि वहां से उन्हें किसी खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, किसी ऐसी एम्बुलेंस के जरिए जिस पर रेड क्रॉस का निशान लगा हुआ था। लेकिन रेड क्रॉस वाले कहते हैं कि वो उनकी एम्बुलेंस ना थी। अब हमने फौरी तौर पर उन्हें ट्रेस करना है और उनका खात्मा करना है। मैं इन मामलात में तुम्हारी सलाहियतों से वाकिफ हूँ कि तुम बिल में छुपे हुए चूहे का भी खोज लगा लेते हो, इसलिए मैं ये अहम काम तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूँ, कर्नल लॉज ने सर्द लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, ठीक है बॉस, मैं तलाश कर लूंगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस सर्विस के लिए काम करता है, उससे आसानी से मालूम हो सकेगा। एक मिनट, ये एम्बुलेंस वाला वाकया कितनी देर पहले का है? जैगर ने बात करते करते चौंक कर पूछा। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पहले का होगा। क्यों? कर्नल लॉज ने चौंक कर पूछा। फिर लाजमन नॉर्मन ने ये काम किया है। उसने एक प्राइवेट अस्पताल भी खोला हुआ है और मैंने उसे 1 घंटा पहले अपने निजी काम के लिए फ़ोन किया था, तो मुझे उसके सेक्रेटरी ने यही बताया था कि उसे अचानक किसी अहम काम के लिए जाना पड़ गया है और ये नॉर्मन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। लाजमन वही उन्हें वहां से ले गया होगा, जैगर ने कहा। तो कर्नल लॉज की आंखों में चमक उभर आई। ओ वेरी गुड, वाकई तुम्हारी सलाहियतें शानदार है। कहाँ है उसका जाती अस्पताल? ये लोग लाजमन वही होंगे, कर्नल लॉज ने मसरत भरे लहजे में कहा। मुझे इतना तो मालूम है कि उसने बाकायदा बिजनेस के तौर पर अस्पताल खोला हुआ है, लेकिन चूंकि ये काम मेरी लाइन का नहीं है इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं। बहरहाल अगर आप एक टेलीफोन कॉल की इजाज़त दें तो अभी मालूम हो सकता है, जैगर ने कहा। हाँ हाँ, कर लो। अगर अस्पताल का मालूम हो जाता है तो मैं अभी पूरा ग्रुप वहां भेज दूंगा, कर्नल लॉज ने कहा और जैगर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और फिर उसका रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने लगा। यस, जैगल एंड जैगल इंटरप्राइजर। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। नॉर्मन से बात कराओ लिली, मैं जैगर बोल रहा हूँ, जैगर ने कहा। ओ, बॉस तो अभी तक वापस नहीं आए और ना ही उनकी तरफ से कोई कॉल आई है, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा लिली, ये तो तुम बता सकती हो कि नॉर्मन का जाती अस्पताल कौन सा है और कहाँ वाक़ है? मुझे एक ज़रूरी काम आन पड़ा है, जैगर ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मशहूर अस्पताल है, हेल्थ एंड केयर हॉस्पिटल, 33 एवेन्यू डॉन रोड, लिली ने जवाब देते हुए कहा। यह अस्पताल सिर्फ मशवरे देने की हद तक है या वहाँ मरीज दाखिल भी किए जाते हैं? जैगर ने पूछा। अरे, तुम्हें नहीं मालूम? इतना मशहूर अस्पताल है। और हाँ, तुम्हें मालूम कैसे हो सकता है? तुम तो गेंडे की तरह पले हुए हो, कभी बीमार हो तो पता भी चले। बहरहाल ये बड़ा और बाकायदा अस्पताल है, लिली ने कहा। अच्छा शुक्रिया, जैगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। लीजिए बॉस, अस्पताल का तो पता चल गया। अब अगर आप कहे तो मैं खुद वहां जाकर ये मालूम कर लूं कि वहां कोई नए या स्पेशल मरीज दाखिल हुए हैं या नहीं, जैगर ने कहा। अगर ये अस्पताल नॉर्मन का जाती है और अगर नॉर्मन ही इन एजेंटों को सेंट्रल अस्पताल से ले आया है तो फिर लाजमन उसने वहां उनकी हिफाजत का भी खास इंतजाम कर रखा होगा और जाहिर है इन्हें खुफिया भी रखा होगा। इसलिए पहले तुम जाकर इन्हें ट्रेस करो। अगर वाकई वो लोग वहां हैं तो फिर मैं इस पूरे अस्पताल को ही उड़ा दूंगा, कर्नल लॉज ने कहा। ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहे, मुझसे वो लोग नहीं छुप सकते, चाहे नॉर्मन उन्हें पाताल में क्यों ना पहुंचा दे, नॉर्मन ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। जल्द अज जल्द मालूम करो, मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजिर रहूंगा, कर्नल लॉज ने कहा और जैगर सर हिलाता हुआ मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। ये एक बड़ा सा तहखाना नुमा कमरा था जिसके अंदर इमरान और उसके साथी मौजूद थे।
कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था। ये दरवाजा ना सिर्फ फौलादी था बल्कि इस किस्म का था जैसे बैंकों के लॉकर्स रूम के मखसूस दरवाजे होते हैं। कमरे के अंदर 4 बेड थे जिन पर इमरान और उसके साथी लेटे हुए थे और कैप्टन शकील के पहलुओं और सफदर और तनवीर के बाजू पट्टियों में लपटे हुए थे। नॉर्मन ने उन्हें 1 घंटा पहले सेंट्रल अस्पताल से एक एम्बुलेंस के जरिए यहाँ मुंतकिल किया था और नॉर्मन ने ही बताया था कि ये उसका ज़ाती मिल्कियती अस्पताल है और ये तहखाना उसने खास तौर पर ऐसे मौके के लिए तामीर कराया था। ये हर लिहाज से महफूज है। यहाँ उनके पहुंचते ही डॉक्टरों के एक बोर्ड ने उनकी दोबारा मरहम पट्टी की और उन्हें इंजेक्शन लगाने के बाद वो उन्हें आराम करने की हिदायत देकर चले गए। वैसे इमरान और सारे साथी महसूस कर रहे थे कि सेंट्रल अस्पताल की निस्बत यहाँ उनके जख्मों में होने वाले दर्द में खासी कमी आ गई है। इमरान ने नॉर्मन को कर्नल लॉज का खोज निकालने का फरीजा सौंप दिया था ताकि यहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले कर्नल लॉज का खात्मा कर सके, क्योंकि अब उसने महसूस कर लिया था कि कर्नल लॉज और उसका ग्रुप आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है और अगर ये ग्रुप इसी तरह ताकुब करता हुआ ब्लैक पागोस भी पहुंच गया तो फिर वहां उनके लिए बेशुमार खतरात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह वाटर पावर वालों को उनके ब्लैक पागोस पहुंचने की इत्तला मिल जाएगी और वो अपने हेडक्वार्टर को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम से भी गुरेज न करेंगे। इसलिए उसने कर्नल लॉज और उसके साथियों के खात्मे का हतमी फैसला कर लिया था। इमरान साहब, ये ब्लैक पागोस जजीरा किस किस्म का जजीरा है? सफदर ने पूछा। काफ़ी बड़ा जजीरा है, तकरीबन हमारे मुल्क पाकिस्तान से आधा समझ लो। वैसे उसके ज़्यादातर हिस्से में इंतहाई घने जंगलात हैं, सिर्फ थोड़े से हिस्से पर आबादी है और इन्हीं घने जंगलात ने इस जजीरे को स्मगलरों और जराइम पेशा अफराद की जन्नत बना दिया है। ऐन खते इस्तिवा पर होने की वजह से ये जंगलात इस कदर घने हैं और यहाँ इस कदर खौफनाक दलदलों और हशरातुल अर्ज की खसरत है कि इन जंगलात में हर दरख्त के पीछे मौत छुपी रहती है। यकीनन इन्हीं जंगलात में कहीं वाटर पावर वालों ने अपना हेडक्वार्टर तामीर किया हुआ होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसका तो मतलब हुआ कि उनके हेडक्वार्टर में दाखिला तो एक तरफ, इसे ट्रेस करना भी एक मसला होगा, कैप्टन शकील ने कहा। मेरा ख्याल है इसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। अचानक तनवीर बोल पड़ा और वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। वो कैसे? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। वाटर पावर वालों ने लाजमन हेडक्वार्टर में आने जाने के लिए कोई ऐसा खुफिया रास्ता जरूर बनाया होगा जिसका दहाना आबादी वाले हिस्से में होगा। आखिर वो उनका हेडक्वार्टर है तो वहाँ खुराक और दीगर सप्लाई के लिए ट्रकों पर माल आता होगा और ट्रक जंगल में तो नहीं घुस सकते। इसलिए अगर हम वहाँ के ट्रकों के अड्डों से मालूमात हासिल कर लें तो ये रास्ता तलाश किया जा सकता है, तनवीर ने कहा। हाँ, तनवीर की बात दुरुस्त है, यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने समंदर में से किसी वीरान साहिल पर यह रास्ता बनाया हुआ हो और सारी सप्लाई वगैरह समंदर के रास्ते बराह रास्त हेडक्वार्टर तक पहुंचती हो। इमरान ने जवाब दिया और इस बार तनवीर ने भी सर हिला दिया। फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, इमरान के बेड के ऊपर एक साइड पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। मैं नॉर्मन बोल रहा हूँ प्रिंस, आपके लिए एक अहम इत्तला है। वो राकली और जर्मी दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है, नॉर्मन ने कहा और इमरान ये इत्तला सुनकर चौंक पड़ा। अच्छा, तुम तो उन दोनों को जानते ना थे, फिर कैसे पता चला? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने अपने आदमी उन्हें ट्रेस करने पर लगा दिए थे। मेरे आदमियों ने अंडरग्राउंड वर्ल्ड से राब्ता कायम करके उनके मुतालिक तफसीलात हासिल कर ली, लेकिन जब इन तफसीलात के मुताबिक वो उनके ठिकानों पर पहुंचे तो पता चला कि दोनों की लाशें पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी हैं। दोनों अपने अपने ठिकानों पर मुर्दा पाए गए। राकली जिस कोठी में रह रही थी वहां 2 और आदमी भी मुर्दा पड़े हुए थे। बहरहाल पुलिस हेडक्वार्टर से ही उनके मुतालिक मालूमात हासिल कर ली गई हैं। वो वही है, राकली और जर्मी, नॉर्मन ने तफसील बताते हुए कहा। इन्हें किसने गोली मारी है? इमरान ने पूछा। अभी हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता राकली की कोठी के बाहर एक ऐसे आदमी को चेक किया गया है जिसका ताल्लुक लार्ज ग्रुप से है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें कर्नल लॉज ने गोली मरवाई हो, नॉर्मन ने जवाब दिया। लेकिन वो तो उसके साथी थे। बहरहाल होगा कोई चक्कर। तुम कर्नल राज के मुतालिक बताओ, उसके मुतालिक कुछ पता चला? इमरान ने कहा। जी नहीं, वो मुसलसल गायब है और उसके मुतालिक यही बताया गया है कि वो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से चिकोबार नहीं आया। इसके अलावा भी उसके कई खास अड्डे होंगे, उनकी पड़ताल की जा रही है। बहरहाल उनके मुतालिक मालूम हो जाएगा, नॉर्मन ने जवाब दिया। ब्लैक पागोस के लिए उन कागजात का क्या बना? इमरान ने पूछा। वो तैयार हो रहे हैं प्रिंस, 2-3 रोज में मिल जाएंगे। देर इसलिए लग रही है कि मैंने उन्हें कानूनी तौर पर तैयार कराया है ताकि वहां आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि ब्लैक पागोस इंतहाई बदनाम जजीरा है और वहां कागजात की चेकिंग इंतहाई बारीक बीनी और सख्ती से की जाती है, नॉर्मन ने जवाब दिया।
ओके, 2-3 रोज में हम भी फिट हो ही जाएंगे। तुम इन 2-3 दिनों में कर्नल लॉज का ही खोज लगा लो ताकि इसका कांटा भी दूर हो सके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। राखली और जर्मी दोनों को मेरे ख्याल में उस कर्नल लॉज ने ही खत्म कराया होगा। हो सकता है ये दोनों एयरपोर्ट पर फायरिंग की वजह से पुलिस की नजरों में आ गए हों, सफदर ने कहा। मेरा तो ख्याल है कि ये जूलिया की शरारत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया की शरारत? क्या मतलब? इमरान की बात सुनकर सब चौंक पड़े। उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। खास तौर पर तनवीर का चेहरा तो देखने वाला था। यार, अगर मर्दों की तरफ से रकाबत हो सकती है तो दूसरी तरफ से क्यों नहीं हो सकती? राखली खासी खूबसूरत लड़की थी। क्यों तनवीर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर ने तो होंठ भींच लिए, जबकि बाकी साथी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। काश गोली तुम्हारी जुबान पर लगती तो मैं 2 नफिल शुक्राने के अदा करता, तनवीर ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा और इस बार कह कहे पहले से कहीं बुलंद थे। इमरान का कह कहा भी इसमें शामिल था, लेकिन अभी कह कहो की गूंज खत्म ना हुई थी कि कमरे का फौलादी दरवाजा खुलने लगा और वो सब खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन दूसरे लम्हे उनके हलक से तवील सांस निकल गए, क्योंकि 4 डॉक्टर यके बाद दिगर अंदर दाखिल हुए। उनमें से 3 नौजवान और एक उद्धेड़ उम्र था। एक ने मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इमरान हैरान था कि ये चारों ही नए थे। उनमें से एक भी पहले वाले डॉक्टरों में से ना था। हेलो, मजे हो रहे हैं? उनमें से सबसे आगे आने वाले डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उन सबसे सीनियर लग रहा था। उसके दोनों हाथ सफेद कोट की जेबों में थे और उसकी आवाज सुनकर इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि ये आवाज उसके जहन के लिए मानूस सी थी। लेकिन फौरी तौर पर उसे याद ना आया कि ये आवाज उसने पहले कहाँ सुनी थी। लेकिन उसी लम्हे सफदर चौकन्ना होकर सीधा हो गया। तुम हमारे हाथों बचकर ना जा सकते थे इमरान, उस सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका एक हाथ कोट की जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा लेकिन जदीद अंदाज का रेस पिस्टल मौजूद था। उसके साथ ही उसने दूसरे हाथ से कनपट्टी पर चुटकी भरी और उसके चेहरे पर चढ़ी हुई पतली सी झिल्ली उतर गई। उसके 3 साथियों के हाथों में भी अब रिवॉल्वर चमक रहे थे और चेहरों पर मौजूद नरमी और मुस्कुराहट सख्ती और सपाकी में तब्दील हो गई थी। ओ, तो ये तुम हो कर्नल लॉज, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा और सफदर भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि वो पहले ही यह आवाज पहचान गया था। हाँ, मैं ही कर्नल लॉज हूँ। मैंने तुमसे बड़ा पुराना हिसाब चुकाना था, इसलिए मैंने राखली और जर्मी दोनों से पीछा छुड़ा लिया, क्योंकि उन दोनों के साथ मेरी जहनी हम आहंगी ना थी और इस जहनी अदम मुताबिकत की वजह से तुम सेंट लॉस से भी बच निकले और एयरपोर्ट पर भी सिर्फ जख्मी हुए। लेकिन देखो, आखिरकार हमने तुम्हें यहाँ भी ट्रेस कर लिया। हालांकि इस जगह को ट्रेस करना बज़ाहिर नामुमकिन था, लेकिन ये जैगर, ये इसका कमाल है। ये चूहे को उसके बिल से भी निकाल लेता है। कर्नल लॉज की जुबान इमरान से भी ज्यादा तेज चल रही थी। तो तुम अब वाटर पावर के साथ अटैच हो गए हो। पहले तो तुम मुलाजिमत को पसंद ना करते थे और उसे गुलामी से तशबीह देते थे, इमरान ने उसी तरह मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन उसका पहला हुआ हाथ पास पड़े टेलीफोन सेट पर मजबूती से जम गया था। मैं अब भी मुलाजिमत पर लानत भेजता हूँ। मेरा अपना ग्रुप है। वाटर पावर का नया चीफ कर्नल कार्टरो मेरा पुराना दोस्त है। मैं तो उसकी मदद कर रहा हूँ, कर्नल लॉज ने कहा और इमरान उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। ये उसके लिए वाकई नई बात थी। नया चीफ कर्नल कार्टरो? क्या मतलब? क्या वाटर पावर के चीफ का हर साल इलेक्शन होता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, ये शख्स खामखा वक्त जाय कर रहा है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, पास खड़े उस आदमी ने कहा जिसे जैगर कहा गया था। अरे नहीं जैगर, अब ये लोग बचकर नहीं जा सकते। ये मरीज हैं, जाहिर है इनके पास असला नहीं होगा, और वैसे भी मेरे हाथ में रेस पिस्टल है। एक लम्हे में ये सब जलकर राख हो जाएंगे। मैंने इस इमरान से पुराना उधार चुकाना है और बड़े अरसे बाद ये काबू में आया है, इसलिए 2-4 मिनट और जिंदा रह लेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। हाँ तो इमरान, इलेक्शन वाली कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि वाटर पावर का कोई अहम मिशन नाकाम हो गया, जिसकी पादाश में उस साबिका चीफ को मौत की सजा दे दी गई है और नया चीफ कर्नल कार्टरो को बनाया गया है और उसे इंतहाई वसी इख्तियारात दिए गए हैं। कर्नल लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कर्नल कार्टरो क्या क्रीमिया का कर्नल है? इमरान ने कहा। अरे नहीं, ये कनाडा सीक्रेट सर्विस का चीफ था, लेकिन फिर वहाँ उसके मुखालिफों की हुकूमत आ गई और उसे वहाँ से फरार होना पड़ा। फिर ये मुख्तलिफ तंजीमों में रहा और अब ये वाटर पावर के साथ अटैच हो गया है। बस मेरे ख्याल में अब काफ़ी बातें हो गई हैं। अब तुम्हें मुस्तकिल आराम करने ना भेज दिया जाए, कर्नल लॉज ने कहा और उसके साथ ही उसने रेस पिस्टल को इमरान की तरफ सीधा कर लिया। मुस्तकिल आराम तो कब्र में ही मिल सकता है कर्नल लॉज, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिक्रा खत्म होने से पहले ही उसका वो हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया जो उसने टेलीफोन सेट पर रखा हुआ था।
टेलीफोन की तार काफी लंबी थी, इसलिए इमरान को यकीन था कि वो सामने खड़े हुए कर्नल लॉज तक सेट को पहुंचाने से ना रोकेगी। और वही हुआ। टेलीफोन सेट अचानक एक धमाके से कर्नल लॉज के उस हाथ पर पड़ा जिसमें उसने रेस पिस्टल पकड़ा हुआ था, और कर्नल लॉज बेइख्तियार चीख मारकर पीछे हटा ही था कि यगलक सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों ही उछलकर उसके 3 साथियों पर जा पड़े, और उसके साथ ही कमरा चीखों से गूंज उठा। तनवीर ने सबसे ज्यादा फुर्ती दिखाई थी। उसने उछलकर एक आदमी के सीने पर टक्कर मारी और साथ ही वो कलाबाजी खाकर घूमा, और उसने कर्नल राज के हाथ से निकलकर बेड के करीब गिरने वाला रेस पिस्टल उचक लिया था। इधर कैप्टन शकील और सफदर दोनों मुसलसल इस जद्दोजहद में थे कि अपने नीचे पड़े हुए आदमियों को उठने ना दें, लेकिन चूंकि वो दोनों ही जख्मी थे इसलिए वो उन्हें चंद लम्हों से ज्यादा ना रोक सके, और उन दोनों ने उन्हें एक तरफ उछाला और खुद एक झटके से खड़े हो गए। कर्नल लॉज ने दौड़कर तनवीर पर हमला करना चाहा, लेकिन तनवीर भला उसे इतना मौका कहां देने वाला था। उसने रेस पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरा कर्नल लॉज के हलक से निकलने वाली खौफनाक चीखों से गूंज उठा। तनवीर का हाथ तेजी से घूमा और फिर वो आदमी जिसे उसने टक्कर मारी थी और बाकी 2 आदमी जो उसी लम्हे कैप्टन शकील और सफदर को उछालकर उठ खड़े हुए थे, एक दायरे की सूरत में घूमती हुई रेस की जद में यक्के बाद तिगरे आ गए। उनका हश्र भी कर्नल लॉज जैसा हुआ। वो भी बेइख्तियार खौफनाक अंदाज में चीखते हुए नीचे गिर गए। उनके पूरे जिस्म में आग भड़क रही थी और वो फर्श पर इस बुरी तरह लौट रहे थे और तड़प रहे थे जिसे मछली पानी से बाहर निकलने पर तड़पती है। लेकिन ये न जाने कैसी आग थी जो बजाय बुझने के लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी, और फिर उनकी चीखें मध्यम पड़ते पड़ते खत्म हो गई, और उसके साथ ही उनके जिस्म भी बेहिस वो हरकत हो गए। आग अब भी उनके जिस्मों से निकल रही थी। यूं लग रहा था जैसे कमरे में 4 शोले भड़क रहे हों। तनवीर, कैप्टन शकील और सफदर होंठ भींचे खामोश खड़े थे। वो उसी वक्त उठकर खड़े हो गए थे जब उन्हें एक तरफ उछालने वाले रेस पिस्टल का शिकार होकर नीचे गिरे थे, जबकि इमरान उसी तरह बेड पर लेटा हुआ बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ भी डॉक्टरों ने उसके जिस्म को बेड के साथ क्लिप कर रखा था, इसलिए वो ना ही उठकर बैठ सकता था और ना बेड से नीचे उतर सकता था। चंद लम्हों बाद शोले मध्यम होने लगे और फिर वो बुझ गए। अब फर्श पर जले हुए कोयले की तरह कर्नल लॉज और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई थी, और उनकी लाशों के इर्द गिर्द के फर्श का हिस्सा भी सियाह हो गया था।